हमारा प्रजापति समाज शुरू से ही वोट दे रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन कुछ जातियों के राजा यानी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अपने प्रजापति समाज का आज तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सच्चाई है या नहीं? आज आजादी हुए कितने वर्ष हुए? 70 साल हो गए। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब है आजादी के बाद से तमाम सरकारें आई, लेकिन हमारी सत्ता आज तक नहीं मिली। तो मैं आप सबको एक जातिगत आंकड़ा दिखाना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और संविधान में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जाति को एक वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन हमारा प्रजापति समाज शुरू से ही एक वोट दे रहा है, लेकिन इसका राजा नहीं हुआ। अन्य जातियों का राजा पैदा हो गया। तो यहाँ मैं एक जाति आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक लोग नोट कर लीजिए, उसको जो है बाद में एक दूसरे के बीच में समझ लीजिएगा। देखिए, 1947 में आजादी मिली। दिख रहा है कि नहीं? ये लिख रहे हैं सर। 19 और नजदीक ले दिखाइए। हाँ, 1947 में आजादी मिली। मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से कि उस समय यानी जब आजादी मिली उसके बाद कौन सी जाति नंबर 1 पर थी? कौन सी जाति नंबर 1 पर थी? हाँ जी, नहीं यादव तो अभी अब के समय में, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ। हाँ, चलिए मैं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 पर ब्राह्मण थी जी। अब इन लोगों के जब हमारे दरवाजे पे लोग पधारते थे तो हमारे माता पिता अपना खाट छोड़ करके नीचे बैठ जाते थे और इस जाति को बैठाते थे। और 1947 में चूंकि भारत आजाद हुआ था तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ब्राह्मणों का सीना चौड़ा हो गया, इसलिए नंबर 1 पर वही जाति मानी जाती थी। नंबर 2 पर आप देखिए, नंबर 2 पर क्षत्रिय, क्योंकि यह बाहुबली समाज कहा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर जो जाति आती है वो है बनिया, यानी पैसे वाला समाज। और इन्हीं लोगों को अधिकार था कि ये लोग दुकान खोल सकते हैं, बाकी लोग, हम लोग को दुकान खोलने का अधिकार नहीं था उस समय। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर जाति आती है मुसलमान। आप देखे होंगे कोर्ट कचहरी में जितने भी काम होते हैं सब उर्दू में होते हैं, उस समय भी होते थे। और मुंसफ, नायब तहसीलदार, ये यही जात के लोग बनते थे। पढ़ा लिखा समाज इन्हीं लोगों को माना जाता था। इसके बाद एक जाति आती है लाला, यानी श्रीवास्तव। ये पटवारी का काम इसको मिलता था। पटवारी मतलब समझ रहे हैं ना, जो लेखपाल जिसको कहा जाता है। तो उस जमाने में इन्हीं को लेखपाल माना जाता था और वह नौकरी इन्हीं जात के लोगों के लिए फिक्स थी। दूसरी जाति को यह नौकरी नहीं मिलती थी। चौधरी चरण सिंह की सरकार आई उत्तर प्रदेश में जब, तो जमींदारी और पटवारी ये दोनों उन्होंने समाप्त कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? किसी का कोई सवाल हो तो अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। अब इसके बाद कौन सी जाति आती है? इसके बाद पिछड़ी जाति, यानी हम सभी पिछड़ी जाति यहीं पर आते हैं। ठीक है, पिछड़ी जाति में
यादव भी हैं, प्रजापति भी हैं, विश्वकर्मा भी हैं, मौर्य हैं, बघेल हैं, लोधी हैं, ये सभी लोग पिछड़ी जाति में आते हैं। इनका कोई नंबर आगे पीछे नहीं था। अब इसके बाद कौन समाज बचता है? एससी। एससी मतलब हरिजन। आपकी तरफ क्या कहते हैं, आपको पता होगा? क्या कहते हैं उन लोग को? हरिजन ही कहते हैं। हरिजन की संख्या सबसे ज्यादा थी और ये समाज सबसे नीचे था। इसका कोई नंबर नहीं था। नंबर इसलिए नहीं था क्योंकि इसे कोई इंसान नहीं मानता था। यह जाति पूरी तरह से कोमा में चली गई थी। कोमा एक ऐसी बीमारी है कि कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपका मरीज कोमा से बाहर कब आएगा। और इंसान इस जाति को इसलिए नहीं समझाता जाता था, जो कुत्ता मैला खाता है, मांस खाता है, हड्डी चाटता है, वह कुत्ता भी आकर के अगर हम लोग का जो कुएं के पास बर्तन रखा रहता था, अगर उसमें का वो जूठा चाट लेता था, खा लेता था, तो माँ बहनें उस थाली को, उस बर्तन को साफ करके हमारे घर के बुजुर्गों को खाना खिलाती थी। लेकिन इस जाति का व्यक्ति अगर थाली को छू देता था, बर्तन को छू देता था, तो क्या हम लोग उसमें भोजन करते थे? नहीं करते थे। तो इंसान से बदतर हुआ कि नहीं हुआ? अब आया सन 2004। 2004 में किसकी सरकार बनी? नंबर 1 पे कौन था? 2004 की बात कर रहा हूं मैं। हरिजन की बसपा बनी। ठीक है, हरिजन की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश। हाँ, और जीरो से वो हीरो बन गया समाज। ठीक। इसके बाद पिछड़ी जाति से हम लोग के साथ उठने बैठने वाला यादव भी सत्ता पा गया। ठीक। अब इसके बाद जातियों का क्रम मैं नहीं लिखूंगा, अपना आप लोग दहा लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग क्रम वाइज कर लीजिएगा। अब सन चल रहा है कितना? 2019-20। ठीक। अब 2019-20 की आप जाति आंकड़ा देख लीजिए। आज नंबर 1 पे कौन है? क्षत्रिय। ठीक। नंबर 2 पे कौन है? ब्राह्मण। आई बात समझ में? अब इसके बाद फिर आप जातियों का क्रमांक अपने दिमाग से लिख लीजिएगा, किताबों का और समाज का अध्ययन करके। मैं इसको लिख करके किसी से बहस नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताइए कि हम प्रजापति लोग से नीचे कितनी जातियां बची हैं? बहुत है जी। कौन कौन? एक का नाम बताइए। अगर किसी के दिमाग में अगर ये बात हो कि नहीं, प्रजापति से नीचे अभी बहुत सी जातियां बची हैं, तो क्या मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या ये भी जातियां आप लोग से आगे उठ जाएंगी, तब आप लोग उठेंगे, चलेंगे? नहीं। हम लोग को तो अभी चलना होगा ना। हाँ, यादवों ने किसी का इंतजार नहीं किया, हरिजनों ने किसी का इंतजार नहीं किया कि वो चलेंगे तब हम चलेंगे। तो हम लोग को भी तो किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि हम लोगों की सरकार सत्ता बनेगी कैसे? कैसे बनेगी? ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति जानता है कि जब हम एकजुट होंगे तो हमारी सरकार बन सकती है। फिर कौन सा कारण है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? एकता नहीं है धर्म में। अरे भाई, मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति जानता है कि एकता न होने के कारण हमारा विकास नहीं हो रहा है। फिर हम लोग एकता बना क्यों नहीं लेते? कौन रोका है? किसी छत्री ने रोका है। जब हरिजनों को नहीं रोका ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, तो हम लोग को भी तो नहीं रोक पाएंगे।
जी फिर हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं एकता को? जी यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि नहीं है? जी है। अब देखिए, लोग कहते हैं अगर पूछा जाए तो संगठन नहीं है कहते हैं, जबकि हमारे प्रजापति समाज में पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम हर जिले में 4, 5, 10, हर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, 4, 5, 10, 20 संगठन हैं, लेकिन हमारा प्रजापति समाज सबसे नीचे है। इतना नेता हैं, नेताओं का नाम आप ही लोग लेके बताइए, कितने नेताओं को आप जानते हैं जो प्रजापति हैं? इसके बावजूद भी जाति आंकड़े में क्या बयान कर रहा है तस्वीर कि हमारी जाति सबसे नीचे है। हम लोग बताइए किस मामले में किससे कमजोर हैं? हरिजन से किसी मामले में कमजोर हैं? ठीक है, यादवों से किसी मामले में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हरिजनों से भी क्या कमजोर हैं हम? हम पटेलों से कमजोर हैं। फिर क्या कारण है कि हमारी जाति सबसे नीचे है और इतने नेता हैं अपने समाज में, हर गांव में नेता हैं? तो हम लोग को बनाना चाहिए, वह कार्य करना चाहिए जिस कार्य को यादवों ने किया, जिस कार्य को हरिजनों ने किया, जिस कार्य को ब्राह्मणों ने किया, वही कार्य हम लोग जब करेंगे तभी ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कहना ये है कि हरिजनों ने ऐसा कौन सा काम किया कि उनकी सत्ता बन गई? देखिए, उन्होंने बनाया एक संगठन। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि संगठन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और किस संगठन को बनाना चाहिए। पहला संगठन देखिए होता है सामाजिक, और इसको बनाया हमारे प्रजापतियों ने अकूत मात्रा में। हर जिले में बनाया, हर विधानसभा में बनाया, हर जिले में बनाया, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। इस संगठन में अक्सर आप देखेंगे कि जाड़े में कंबल बांटने का काम ये लोग करते हैं। हाई स्कूल इंटर में जो लड़के अच्छा खासा पढ़ के पास होते हैं उनको प्रतिभा सम्मान जो है पुरस्कार देते हैं। गरीब महिलाओं की शादी के लिए कुछ पैसा चंदा करके इकट्ठा करते हैं। गांव के टाट भात से स्टार्ट करते हैं और आने वाले समय में जो है वो टाटा फिस्ट हो जाता है। फिर इसी में से एक आदमी टूट करके एक और सामाजिक संगठन वहीं बना लेता है। अक्सर आपने देखा होगा। दूसरे नंबर पे आता है धार्मिक संगठन। भाई हम लोग तो ब्राह्मण हैं नहीं कि हम लोग धार्मिक संगठन बना लेंगे, हैं? तीसरे नंबर पर आता है आर्थिक संगठन। ये बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति आपस में मिलजुल करके कि कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा प्लांट जब डालते हैं और जब फायदा होता है तो आपस में बांट लेते हैं और जब नुकसान होता है तो आपस में सहते हैं, सब मिल के निवेश करते हैं किसी बिजनेस में, ठीक है। अब चौथे नंबर पर आता है राजनैतिक संगठन। अब बताइए कि हरिजन समाज की बहुजन समाज पार्टी और यादव समाज की समाजवादी पार्टी ने इसमें से कौन सा संगठन बनाया कि वो लोग 4 बार सत्ता पकड़ लिए? कौन सा संगठन बनाया? सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन तो मैंने कहा कि जिले जिले में बना हुआ है प्रजापतियों का। क्या उनका भी जिले जिले में बना हुआ है? बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? बना दिया। ध्यान दीजिए तभी जान पाएंगे इन बातों को। नेताजी हमारे बनाया, किसी का नहीं बना। उसका केवल एक संगठन बनाया उन लोगों ने, राजनैतिक, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अपना दल, महान दल, सर्वश्रेष्ठ दल, जितना भी नाम आप जानते हैं, सब ने केवल एक राजनीतिक संगठन बनाया। लेकिन अपने प्रजापतियों ने प्रजापति महासभा, अखिल भारतीय कुम्हार सभा, हीरोज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे तमाम संगठन बनाया है इन लोगों ने। सही है? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। अब सवाल ये आता है कि इस राजनीतिक संगठन को बनाने के लिए भी औजार की जरूरत है।
जब तक हमारे पास हथियार नहीं होगा हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल जी। उस समय राजतंत्र था, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो राजतंत्र था, यानी राजाओं का शासन था। राजा को था। और राजा जो है वो रानी के पेट से उत्पन्न होता था। जी। और आज लोकतंत्र है, यहाँ पे जो राजा है वो पेटी से पैदा होता है, ईवीएम मशीन से पैदा होता है। बिल्कुल। या तो वो लोग लड़ाई करके तलवार के बल पे, भाला बर्छी तीर के बल पर, घोड़े हाथी के बल पर दूसरे पर कब्जा करते थे, मार गिराते थे, सैनिकों की हत्या कर देते थे, सेनापतियों को बंदी बना लेते थे, तब जाकर के उनके राज्य का विस्तार होता था। जी जी। लेकिन आज जो है वो हथियारों की लड़ाई तो है, लेकिन वो हथियार कौन कौन से हैं? जिस हथियार को मान्यवर कांशीराम साहब ने हरिजनों के लिए बनाया, जिस हथियार को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यादव समाज के लिए बनाया, वही हथियार तो हम लोग को भी चाहिए। अब देखिए वो हथियार क्या क्या हैं। कांशीराम साहब निकले, समाज में गए, अपने हरिजन समाज के यहाँ। उन्होंने कहा कि भाई जब तक तुम्हारी एक पहचान नहीं होगी, ठीक है, एक पहचान नहीं होगी तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। तो हरिजनों ने कहा साहब एक पहचान का मतलब, कहें जैसे लोग नमस्कार करते हैं, पांव लगी करते हैं, सलाम बंदगी करते हैं, उसी तरह से तुम लोग भी अलग से कुछ कहो एक दूसरे को, तब जाकर के लोग जानेंगे कि तुम हरिजन हो। तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनका आदर्श बताया कि ये तुम्हारे आदर्श हैं, और तुम सब अगर कहोगे हमेशा जय भीम तो लोग जान जाएंगे कि तुम हरिजन हो, तुम्हारी एक राजनीतिक पार्टी की पहचान हो जाएगी। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं जय भीम। जरा आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहेंगे कि लोग जान जाएंगे आप लोग प्रजापति हैं? दक्ष प्रजापति। आप कहेंगे दक्ष प्रजापति, एक आदमी उधर से कहेगा संतराम बीए प्रजापति, एक आदमी उधर से कहेगा रत्नप्पा प्रजापति। तो आप बताइए आपस में मतभेद हो रहा है कि नहीं? है? तो इस मतभेद से उबरने के लिए हम लोग को एक नया करना होगा ना। है? एक भाई जैसे एक आदमी आम हमारे समाज का पकड़ा हुआ है, एक आदमी अमरूद पकड़ा हुआ है, एक आदमी अंगूर पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है अंगूर बढ़िया है, यही हमारे पिता हैं। एक आदमी कह रहा है कि आम हमारे पिता है, एक आदमी कह रहा है अमरूद हमारा पिता है। तो आप बताइए इन तीनों का भी तो एक पिता होगा। है? तो इस पिता का नाम से सबको जोड़ दीजिए, सबके चाहने वालों को। है? ये तो समझाने के ऊपर और समझने के ऊपर। भाई आप कितना बढ़िया अगले को समझा सकते हैं और अगला व्यक्ति आपको कितना समझ सकता है, तब तो यह कारवा चलेगा। अगर ये वो लोग इसी में दक्ष में, कोई संतराम बीए में, कोई रत्नप्पा कुम्हार में, कोई फला में, कोई ढका में अगर फंसा रहेगा, तो ये बताइए हम लोग एक कब होंगे? नहीं हो पाएंगे। ये पक्की बात है कि नहीं? अब बताइए कि आप प्रजापति लोग की कौन सी पहचान है जिसको आप कह देंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति उस नाम से जाना जाए। मैं अगर आऊं वहाँ पे, अगर मैं कह दूं आपसे कि जय भीम जैसा कोई ऐसा कह दूं, तो आप जान जाइए कि मैं चाहे तमिलनाडु से हूँ, चाहे केरल से हूँ, चाहे कहीं से भी हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह जान जाएंगे ये प्रजापति होंगे। ऐसा है कोई पहचान? नहीं है। बनाएगा कौन? चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है एक झंडा। थोड़ा दिखाइए नजदीक से। एक झंडा। आप बताइए कि यादव समाज के पास एक झंडा आपने देखा होगा, साइकिल वाला हरा लाल। हरिजन समाज का भी एक झंडा आपने देखा होगा, नीला हाथी वाला। है? एक भारत का भी झंडा आपने देखा होगा, तिरंगा। अपने प्रजापति समाज का कोई झंडा बताइए। है नहीं। अब तीसरे नंबर पे चलिए। तीसरे नंबर पे आता है एक संगठन। आपके पास सिर्फ एक संगठन होना चाहिए, कहीं नहीं, हर जिले में नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर या पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एक संगठन होना चाहिए, सिर्फ एक झंडा होना चाहिए, सिर्फ एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है।
और चौथे नंबर पर एक आपके पास होना चाहिए नेतृत्वकर्ता, यानी पूरे समाज को इन्हीं के इशारे पर चलने की जरूरत है। अब देख लीजिए, एक संगठन समाजवादी पार्टी उनका है यादवों का, हरिजनों का है बहुजन समाज पार्टी, प्रजापतियों का कौन सा है? कोई नहीं। एक नेतृत्व उनके पास है बहन जी, एक नेतृत्व है अखिलेश मुलायम जी, और एक नेतृत्व है आज मोदी जी, एक नेतृत्व है आज कांग्रेस की सोनिया जी। हैं? हमारे पास कौन सा नेतृत्व है? कोई भी नहीं है जी। तो हम 100 भाइयों को ये जो आप लोग ही बैठे हैं 100% की तादाद में आपके जिले में होंगे, अगर इन लोगों को 25% अगर बहका लें ये सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस वाले, तो बताइए हम लोग बचेंगे कितना? 0%। इसीलिए सब कहते हैं कि प्रजापति हैं ही कितनी मुट्ठी में। जी बिल्कुल। हैं? कोई गिनती है हमारी आपकी कहीं? न नौकरी में हिस्सेदारी है, न किसी पद पे हमारी कोई भागीदारी है। हमारे समाज के अच्छे लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा नंबर पाते हैं, उसके बाद भी फर्स्ट रैंक पे कोई सरकार नहीं रखना चाहती ब्राह्मण क्षत्रिय के सिवा। आप सोच के देखिए। तो बताइए, ये औजार हमारे पास इतना ज्यादा है, हम जिसी का चाहते हैं, जिसी में जाते हैं उसी का कहते हैं जय भीम या जय समाजवाद या जय श्री राम, कहते हैं कि नहीं? और जिसमें जाते हैं उसी का झंडा पकड़ के अपने मोटरसाइकिल में, साइकिल में, अपनी गाड़ी में, 4 व्हीलर में बांध लेते हैं और उसकी जिंदाबाद करते चले जाते हैं। और एक संगठन जिसमें चले गए वही आपका संगठन हो जाता है। एक नेतृत्व की जिसकी चाहे उसकी जिंदाबाद करना शुरू कर देते हैं। आपके पास कहाँ है? आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई पहचान, ना कोई झंडा, ना कोई संगठन, ना कोई नेतृत्व करता। तब बताइए, इस समाज का सत्यानाश नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास भी ये चारों औजार होने चाहिए। बिल्कुल जी। तो कौन बनाएगा? हमें बनाएंगे। कौन बनाएगा? हम एकता बनाएंगे सब। अरे एकता बनाएंगे, जब तक औजार नहीं बनाएंगे, इस औजार के माध्यम से तो एकता बनेगी। जी। अब सवाल ये उठता है कि ये बनाएगा कौन? प्रजापति समाज। हाँ? प्रजापति। तो एक प्रजापति कहाँ का बनाएगा, किस जिले का बनाएगा? हर जिले का। अरे भाई ठीक है, मान लीजिए नोएडा से एक आदमी ने बना लिया, ठीक। अब नोएडा से तो उसने बना लिया, वाराणसी में कौन आएगा पहुंचाने इसको? हम आएंगे जी। आप आएंगे? हम आएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई अपने घर से छोड़ा नहीं अपना घर, कोई छोड़ना नहीं चाहता अपना घर समाज को जगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही तपस्या का काम है, बहुत ही कठिन काम है। फिर भी अगर कुछ लोग चाहें तो कर सकते हैं। कुछ लोगों ने किया हमारे साथ, थक गए, भाग गए, वहीं से दूसरा वो रेले रेस होता है ना कि एक आदमी 100 मीटर दौड़ता है, फिर थक जाता है, दूसरे को रेले थमा देता है, मशाल थमा देता है, फिर वो लेके दौड़ता है। अगर इस तरह से भी लोग चले होते तो अब तक कारवां नोएडा तक भी पहुंच गया होता। 62 जिले तक जा करके इन चारों औजारों को, चारों उपकरणों को हम लोगों ने पहुंचा दिया। ठीक है। अब एक पहचान हमारी क्या होनी चाहिए? न राजा दक्ष होना चाहिए, न जय संतराम बीए होना चाहिए। हमारा होना चाहिए कि हमारा समाज, देखिए ऊपर खुदा है, ईश्वर है, वो है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। तो हम लोग को भी अपना एक पहचान बनानी चाहिए, जय सर्वश्रेष्ठ, ताकि हम लोग उस खुदा को, उस ईश्वर को भी नमन करें, और जो सामने वाला बंदा उनके अंश का है उसको भी सर्वश्रेष्ठ करें। इसमें सभी जातियां भी आ जाएंगी और अपना प्रजापति तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि किसी भी पार्टी का बेस वोट बैंक एक जाति होती है। जैसे समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक जो है वो यादव है, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट एक हरिजन समाज है। उसी तरह से आपके सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी बनेगी, इसका भी थोड़ा झंडा दीजिए, उसका भी एक बेस वोट बैंक होना चाहिए प्रजापति समाज। ठीक। अब आप ध्यान दीजिए कि हरिजन समाज को
कोई अच्छा नहीं समझता था, इसके बावजूद भी ब्राह्मण उनके साथ लग गए, क्षत्रिय उनके साथ लग गए, सभी लोग उनके साथ लग गए। हाँ जी, हाँ तो जी, क्या हम प्रजापति लोगों के साथ ये लोग नहीं लगेंगे? लगेंगे जी। लगेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी भी एक पहचान होनी चाहिए, जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, हम लोग जब आपस में मिलेंगे तो कहेंगे जय सर्वश्रेष्ठ। तो इससे क्या है कि आप कहीं भी जाएंगे, अगर ये चीजें हर लोगों को बताएंगे, तो जब कहीं से फोन आएगा, हम लोग फोन पे बात करेंगे, शादी कार्ड में छपवाएंगे, तो ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी पहचान बनेगी। ठीक है, और जब समाज उत्साहित दिखेगा तो सांसद विधायक ये लोग चुनाव लड़ने भी आएंगे। ठीक है, अगर समाज उत्साहित नहीं दिखेगा तो कोई चुनाव लड़ने नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इन सब चीजों को। उसके बाद आता है एक झंडा। हम देखिए एक झंडा बनाए हैं, इसका थोड़ा ये उल्टा छप गया, संजय जी ने बनवाया, इसको थोड़ा उल्टा छप गया, लेकिन हम फिर भी आपको दिखा रहे हैं। इसका अग्रिम भाग जो है केसरिया है। ठीक है, इसका अग्रिम भाग केसरिया है और बीच में 50% सफेद है और अंत में 25% आसमानी है। यानी 25% केसरिया, 50% सफेद और 25% आसमानी रंग। ठीक है, अब केसरिया रंग क्रांति, वीरता, बलिदान, उत्साह, उमंग। ठीक है, क्रांति, वीरता, बलिदान, उत्साह, उमंग का प्रतीक है। और सफेद रंग स्वच्छता, ईमानदारी, भाईचारा का प्रतीक है। और आसमानी रंग सार्वभौमिक एकता का प्रतीक है, आसमान की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ने का प्रतीक है। अगर हम प्रजापति लोगों की ये 50% स्थिति अगर शांत है, गिरी हुई है, झुकी हुई है, नीचे है, तो अगर हम सब अपने खून में, अपने दिल दिमाग में 25% केसरिया रंग की तरह उत्साह भर लें, तो हम लोग भी संघर्ष करते हुए आसमान की ऊंचाइयों पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। सही है झंडा? बिल्कुल जी। कोई उत्साह नहीं दिख रहा है आप लोगों में, बिल्कुल। तो ताली बजा करके स्वागत करिए इस झंडे का। देखिए, अगर यही वीडियो हम फेसबुक पे डालें अगर, तो वो लोग क्या कहेंगे, ये जो सुनने वाले लोग थे बड़े यार डाउन लोग थे, जबरदस्ती बुला के बैठाया गया था, या तो 50-50 रुपए पर बुलाए गए थे कि यार कम से कम आकर मेरी इज्जत बना दो। ये तो फेसबुक पे लोग अध्ययन करेंगे ना, तो थोड़ा समझिए आप लोग। आप लोग के बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक जिंदा समाज है, उत्साहित समाज के बीच में पढ़ा रहा हूँ। ये तो समझना चाहिए ना आप लोगों को। आजकल देखिए कोई भी चीजें हैं यूट्यूब पे लोड की जा रही हैं, फेसबुक पे लोड की जा रही हैं। इतनी देर जो मैं बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि इसको हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रजापतियों को सुनना चाहिए? तो ये सभी प्रजापतियों को दिखाने के लिए अगर आप इसको सेंड करेंगे और कहेंगे यही कोने में जो मैं बैठा हूँ यही मैं हूँ, तो कहेंगे अरे यार तैको आपके अंदर उत्साह नहीं था, तो वो लोग क्या समझेंगे? ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरे नंबर पे जो है उनके पास है बहुजन समाज पार्टी, उनके पास है समाजवादी पार्टी, तो अपने पास भी एक है सर्वश्रेष्ठ दल। सर्वश्रेष्ठ पार्टी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ दल। और एक नेतृत्व मैं राजेश प्रजापति पूरा प्रयास करके गांव-गांव जा करके 65-66 जिलों में हम अपने साथियों को अपने टीम के माध्यम से भेज करके ये सारी चीजें जो आपके सामने आज बता रहे हैं, यह लोगों को हमने बताया है। आपके यहाँ तक हमारी टीम नहीं पहुंच पाई, कारण कि लोग मोटरसाइकिल से चलते थे और जौनपुर के ही लोग थे जो 24 घंटे पार्टी को अपना समय, समाज के लिए अपना समय देते थे, तो वहां तक रनिंग नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार जाना और फिर वहां से आना
और इधर परिवार की कुछ समस्याओं को भी देखने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर था। तो इन सब चीजों को करते हुए वो लोग आपके नोएडा तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है। और अलीगढ़ तक हमारी पत्नी स्वयं मोटरसाइकिल से गई हैं। ठीक है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, यहाँ तक तो जा चुकी हैं सब लोग, लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पाई। ठीक है। क्योंकि एक बार जाती थी 2 महीने 1 महीने रह के आती थी, फिर दोबारा जाने में हिम्मत बहुत जुटाने के बाद जाती थी तो वहीं के आदमी लोग फोन करने लगते, फिर उसी एरिया में इर्द गिर्द होकर के करने लगती थी काम। उसके बाद फिर रिटर्न हो जाना पड़ता था। कोई समस्याएं आ जाती थी किसी साथी सहयोगी के घर में, बीवी बच्चे हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाए। और राहुल जी से मुलाकात अब फेसबुक के माध्यम से या किसी के माध्यम से, हमारे संजय प्रजापति जी हमीरपुर जिले के रहने वाले हैं, जो इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनसे शायद राहुल जी से या अनूप जी से वार्ता हुई। तो राहुल जी हमसे भी वार्ता किए। तो हमने कहा ठीक है, इस समय तो भाई लॉकडाउन है, हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए समाज को वहीं बैठाइए। और बैठाने के बाद हम भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जो है वार्ता करते हैं, लोगों को बताते हैं। अगर उन लोगों की समझ में आता है तो एक उत्साह 15-20 लोगों के बीच में हो जाएगा, तो वो 15-20 लोग एक दिन और भी भीड़ करेंगे, 100-150 लोगों की जुटाएंगे। उसके बाद 100-150 लोग अगर और भी होंगे तो जगह जगह कार्यक्रम होने लगेगा। तो इसी मोबाइल से, इसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग चाहेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम प्रजापति लोगों को जगा लेंगे। तो ऐसा आप करेंगे आप लोग की नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब ये तो पार्टी बन गई, अब बताइए ये पार्टी चलेगी कैसे? सवाल ये है कि ये पार्टी चलेगी कैसे? भाई ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि पार्टी चलेगी कैसे। अब देखिए, मैं यहाँ आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, लोगों को बताएंगे। इसको निकाल दीजिए कागज यहाँ से, नहीं तो ये जो है डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि पंखा भी चल रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए, ये पार्टी थी हरिजन समाज। ठीक है। हरिजन समाज, पहले हरिजन समाज भी हम ही लोग की तरह एकदम अस्त व्यस्त पड़ा था, कोई गिनती नहीं थी, कहीं कोई पूछ नहीं थी। कांग्रेस हमेशा इनका वोट लेकर के सत्ता पे आती थी और इन लोगों को वही छुआछूत बना के रखा जाता था। हम लोग से ज्यादा बदतर स्थिति इनकी समाज में थी। अब बताइए कि तब उस समय ये लोग वोट केवल कांग्रेस में देते थे। कहाँ देते थे वोट? कांग्रेस में। कांग्रेस में वोट देने के बावजूद भी इनकी कोई वजूद, कोई समाज में पहचान नहीं थी। और जब ये लोग यहाँ वोट देते थे, देने के बावजूद भी मानवर कांसीराम साहब ने हिम्मत बांधी और उन्होंने बनाई बसपा। ठीक है। अब बसपा बढ़ी कि कांग्रेस बढ़ी? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन दोनों पार्टियां बराबर हैं, चाहे वो नई हो चाहे वो पुरानी हो। ठीक है। जहां से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वहीं से बसपा का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहीं से अपने सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी का भी हुआ है। तो कोई पार्टी बड़ी छोटी नहीं है। हाँ, इनकी उम्र बहुत ज्यादा है और इनकी उम्र कम है और अपनी उम्र बहुत ही कम है। जी, तो इसलिए जो है कोई पार्टी बड़ी छोटी नहीं है, सब उतने बड़ी हैं, लेकिन अनुभव और कार्य और समाज में जो उन्होंने ज्यादा दिन से काम किया है, यही सब के वजह से उनको बड़ा माना जाता है। ठीक है। तो अब बसपा बनाई कांसीराम साहब ने, तो क्या आप बताइए पहली बार में सभी हरिजन आ गए थे? नहीं आए। पहली बार जब बसपा चुनाव लड़ी तो 9.5% यानी कि 10% वोट यहाँ पड़ा। बसपा पहली बार पूरी तरह से हार गई। ठीक। फिर कांसीराम साहब ने मेहनत किया, समाज में गए, समाज के लोगों को समझाया, कुछ एरिया को बहुत अच्छा टाइट किया, कुछ लोगों को पदाधिकारी बनाया गांव-गांव से। उसके बाद फिर चुनाव का समय आया, फिर चुनाव लड़े।
तो दूसरी बार कितना वोट पड़ा? 60%। अब बचे थे 40 हरिजन, 40%। जब ये 40% गए, पहले तो ये जो 10% पहली बार वोट पड़ा था, तो 90 गए जब यहाँ के नेताओं के यहाँ काम कराने, तो यहाँ के नेताओं ने कहा, कबीर तुम ये बताओ, वोट देते हो बसपा में और काम कराने यहाँ आते हो, तो हरिजनों ने कहा, नहीं साहब, हम तो वोट दिए थे कांग्रेस में ही, हमारे गांव के निरहू घुरहू कतवारू जाके बसपा में वोट दिए थे, लेकिन शक के घेरे में आए कि नहीं आए? शक के घेरे में आए, तो यहाँ के नेताओं ने उनका काम नहीं किया, तो वो दूसरी बार 60% गए भाग के वहाँ। जब भाग के वहाँ गए तो 40 बचे थे, जब गए यहाँ काम करो, तो यहाँ के नेताओं ने जूता निकाल लिया। वोट देते हो साले बसपा में और आते हो काम कराने कांग्रेस में, रखो कागज, भगो। तो वहाँ से बेइज्जत हुए। तो तीसरी बार वो पूरा का पूरा आकर के बसपा में वोट दिए। 100% पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 1-2 अपवाद को छोड़ के। ठीक है भाई, 10-20 हरिजन नहीं आए जो वहाँ के गुलाम थे, लेकिन बाकी यहाँ आ गए। आपको भी पता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अब इसके बाद अब प्रजापतियों का वोट किस पार्टी में है? बीजेपी में। गारंटी है? चलिए, आपकी तरफ गारंटी है बीजेपी में। पिछली बार भी बीजेपी में था, पिछली बार भी बीजेपी में था, उससे पहले उसमें था सपा बसपा में। यानी कोई सिद्धांत नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं समझे आपको। अच्छा, कोई सिद्धांत नहीं है हम लोग का। हम लोग जिसका पल्ला भारी देखते हैं, हम लोग उसको जाके वोट देते हैं। ठीक, जब सपा की सरकारें बन रही थी, बसपा की लगातार बन रही थी, तो हमारा समाज सपा बसपा में था। आज बीजेपी की बन गई है, तो आज बीजेपी वाली बात कर रही है। आपकी तरफ बीजेपी बोल रहे हैं, कहीं कहीं सपा में है, कहीं कहीं बसपा में है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हर एरिया में हर प्रजापतियों की सोच अलग अलग पार्टी के साथ है, अलग अलग पार्टी के साथ उनकी इच्छा है, सहानुभूति है। तो हम ये कह रहे हैं, चलिए आपने भाजपा बताई, तो भाजपा में प्रजापतियों का वोट है। ठीक, और कहीं से जो है सपा में भी है, और कहीं से बसपा में भी है, और कहीं से कांग्रेस में भी है, कहीं से अन्य में भी है। ठीक, कोई ओम प्रकाश राजभर जी को भी दे रहा है, तो कोई पटेल जी को भी दे रहा है, सबको दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? अब देखिए, अब यहाँ हम लोगों ने बना ली कौन सी पार्टी? सर्वश्रेष्ठ दल। ठीक, अब बताइए पहली बार में कितने प्रजापति लोग आएंगे? हरिजन तो 10% गया था यहाँ कांग्रेस में। अब प्रजापति लोग पहली बार कितना आएंगे, कै परसेंट? 10% आएंगे। अब बताइए 10% आएंगे तो हम लोग कब तक कामयाब होंगे? 15 साल लगेंगे जी कामयाब होने। 15 साल। तो 15 साल इंतजार करना है कि 2 ही एक बार में आ जाएं? अगर ज्यादा लोग समझाने, सुनिए, ज्यादा लोग समझाने निकल जाएं तो जल्दी हो जाए। भाई, कांग्रेस बसपा के जमाने में इतना सोशल मीडिया नहीं था, ना ही फेसबुक था, ना ही ट्विटर था, ना ही व्हाट्सएप था। और उस समय क्षत्रिय समाज का, ब्राह्मण समाज का इतना दबदबा समाज में था। इसके बावजूद भी कांसीराम साहब ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने काम कर लिया। अब आज के डेट में इतना दबदबा नहीं है। इसके बावजूद भी अगर हम लोग 2-3 चुनाव पार करेंगे, तब तो हम लोग की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी है। हम लोग रोगग्रस्त हैं, समझ लीजिए। हम लोग अच्छी नस्ल के है ही नहीं हैं। हम लोग इसका मतलब इंतजार कर रहे हैं कि जब हरिजनों की तरह पूरा समाज, पूरी जातियां हम लोग को तिरस्कृत कर देंगी, तब जाके हम लोग उठेंगे। तो इतना जागने का कोई मतलब, इससे बढ़िया है पड़े रहिए,
कछुए की तरह अपने खोल में पड़े रहिए। बैठ के मिलेगा खाने को तो कौन जाएगा कमाने को, वही हाल है। बिल्कुल जी, देखिए मैं बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है भाई खराब लग जाए, लेकिन ये जगाने के लिए आपको भी बोलना होगा। सच्चाई भी है जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। वहाँ तो एक ही थी कांग्रेस कि जब 40 बच्चे थे गए तो यहाँ के लोगों ने जूता निकाल लिया, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। उसके बाद ये बेचारे भाग किसमें चले आए। यहाँ 4 हैं, चारों गाली देंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार 30% 40% भी खींच लाए ना, तो बाकी सब के सब बदनाम हो जाएंगे। कोई यहाँ पे किसी का काम होगा नहीं। जब यहाँ किसी का काम नहीं होगा तो सब भाग के इसी में आएंगे। इसके लिए मजबूर आप कर सकते हैं, मैं नहीं। मैं सिर्फ आपके सवालों का, आपसे टकराने वालों के सवालों का केवल उत्तर दे सकता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। हमसे आप मिलेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, आपकी भी शक्ति बढ़ेगी। हम इतने लोग मिलकर 10 लोग को जोड़ेंगे तो हम 20 होंगे, हम 20 मिल करके जोड़ेंगे तो हम 40 होंगे। मल्टीप्लाई करते चले जाइए। और अपने प्रजापति भारत के कोने कोने में, बाकी जातियां कोने कोने में नहीं हैं, ठीक है। आप जब करना चाहें तब। अब कुछ लोगों के जी सब कुछ करने से है भाई, करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। बिल्कुल जी। अब देखिए, मैं कुछ नेताओं के बारे में बता दूं। हमारे समाज में बहुत नेता हैं। इस समय ब्रजेश प्रजापति जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? बीजेपी के लिए। ये प्रजापतियों को कहाँ खींच रहे हैं? बीजेपी में। आरती प्रजापति कहाँ खींच रही हैं? बीजेपी में। एक लोकेश प्रजापति हैं, पहले कहाँ खींचते थे? बसपा में। आज कहाँ खींच रहे हैं? बीजेपी में। अब बताइए, जब हमारे समाज को लोग इसी तरह से खींच के दूसरी पार्टी में, दूसरी जाति के नेताओं को, दूसरे समाज को मजबूत करवाने का काम करेंगे, स्वयं को मजबूत करवाने का काम करेंगे, तो राजेश प्रजापति और सरसे दल की जरूरत क्या है? सही बात, बताइए। सही कह रहे हो जी। तो मतलब जरूरत ही नहीं है। हाँ, जरूरत है जी। तो कैसे ये तो जरूरत को पूरा नहीं करने दे रहे हैं। यही तो घातक हैं समाज के लिए। गायत्री जी थे, सपा के लिए खींचे हैं। प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ खींच रहे हैं। हैं? आप बताइए, जगदीश प्रजापति जी हैं, बसपा की तरफ खींच रहे हैं। हैं? आप बताइए, आप जो है जब इनके बहकावे में जाएंगे तो अपनी सर्वश्रेष्ठ दल को कब मजबूत करेंगे? इसी चक्कर में तो पीछे ही समाज, इसी चक्कर में तो पीछे है। और अगर आप लोग सर्वश्रेष्ठ दल को बनाने में पूरा काम कर जाएं, तो आप बताइए, इसी तरह से हम लोग यहाँ एक ब्रिजेश विश्वकर्मा को खड़ा कर देंगे, वो विश्वकर्मा समाज को खींच के लाएगा। एक आरती जो है चमाइन को खड़ा कर देंगे, वो चमार समाज को खींच के लाएगी, हरिजन समाज को खींच के लाएगी। एक लोकेश मौर्य को खड़ा कर देंगे तो मौर्य को खींच के लाएगा। एक गायत्री जो है ब्राह्मण को खड़ा कर देंगे, वो ब्राह्मणों को खींच के लाएगा। एक प्रेमचंद ठाकुर को खड़ा कर देंगे, ठाकुरों का वोट बैंक खींच के लाएगा। ये बात हम लोग को समझ में आनी चाहिए ना। है? तो ये करने के लिए हम लोग को कितनी मेहनत करनी होगी, तब ऐसा होगा। जब हम 100% प्रजापति एकजुट होकर के सर्वश्रेष्ठ दल में एक हुंकार भरना शुरू करेंगे, एक झंडे के नीचे एक मैदान में भीड़ दिखाएंगे अन्य जातियों को, तब जा करके हमारे साथ मौर्य जुड़ेगा। एक अच्छे खासे घराने का अच्छा खासा बैलेंस पूर्ण आदमी मौर्य जुड़ेगा, और वो जुड़ेगा मौर्य समाज को खींचेगा। जैसे आजम खान लग गए माननीय मुलायम सिंह जी के साथ, उन्होंने मुसलमानों का वोट खींचा। मुसलमानों को आजादी दिलाती पूरी तरीके से। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य लग गए बीजेपी में, मौर्य समाज को खींचा। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन के मौर्य समाज को खींचे हैं।
तो ये सब तो बुद्धि आप लोग भी लगा सकते हैं, हम लोग भी लगा सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हम लोग लगा क्यों नहीं पा रहे हैं? रोका किसने है? अब लगा देंगे जी पूरी तरीके से फुल। अब देख लीजिए, इन नेताओं का हाल भी आपको थोड़ा दिखा दें। इसलिए नहीं लगती थी जी ये पूरी ताकत की हमारे पास कोई पार्टी नहीं थी जो हम जिसे हम अपनी कह सके। अरे भाई, पार्टी तो बनाई और भी लोगों ने। जयराम सिंह जैन ने लोकप्रिय बनाई, 25 वर्ष हो गए, उनका कोई कैडर ही नहीं समाज में वो दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए। ठीक है। और एक कर्ण सिंह ने बनाई प्रजाराज पार्टी, वो भी कुछ नहीं कर पाए। भाई देखिए, हम फार्म भेज करके आपको सदस्य बना लेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि इस तरह से गांव-गांव कैडर नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक समाज नहीं जागेगा। बिल्कुल जी। देखिए, मैं ये नहीं पूछा हूँ राहुल जैसे कि कोई वकील तो नहीं आ रहा है, कोई रिटायर्ड डीएम तो नहीं आ रहा है, कोई पुलिस वाला एसपी तो नहीं आ रहा है। मैंने ये राहुल जी से नहीं पूछा है। हम ये जानते हैं कि कोई भी आएगा इन प्रश्नों पर उसका कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। जो हम बता रहे हैं, हम एक बार भी ये नहीं कहना चाहेंगे कि उस व्यक्ति को मत बुलाइए। आप चाहे जिसको बुलाइए, चाहे समाज का कितना ही धुरंधर जानकार हो, उसको बुलाइए। यही बात बताऊंगा, वो सवाल करके देख ले। और आप भी तुलनात्मक अध्ययन करके देख लीजिए। अगर मैं कहीं से गलत बता रहा हूँ, आप सवाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, मुझसे पूछिए, मैं बिना उत्तर दिए नहीं हटूंगा। अभी तक तो कोई गलत ना लगी। ठीक। अब देखिए, ये है राजनीति की गली, ठीक है। इसमें देखिए, बड़ा नेता हमेशा आगे आगे चलता है और छोटा नेता इसके पीछे पीछे चलता है। तो आज मोदी जी कहाँ चल रहे हैं? ये आगे आगे, ठीक। ब्रजेश जी पीछे, आरती जी पीछे, लोकेश जी पीछे। इसी तरह से हर जिले में जितने भी प्रजापति नेता होंगे, वोटर्स होंगे, सब पीछे पीछे हैं इनके, सारे पीछे चल रहे हैं। ठीक। आप बता दीजिए, यहीं पे आएगा एक मोड़, इधर भी आने के लिए, उधर भी जाने के लिए। और इधर बैठा है बनिया समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज। बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण बैठे हैं, ठीक। अब मोदी जी को जाना है इधर, और ये प्रजापति भाई जो आरती जी हैं और जो ब्रजेश जी हैं, इन लोग को आना है इधर। लेकिन जब मोदी जी उधर जाएंगे तो ब्रजेश और आरती जी किधर जाएंगी? तब इधर कौन आएगा? कोई नहीं। यही कारण है कि अपने प्रजापति समाज को मैनपुरी में लोगों ने कमरे में बंद करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी। 4 लोग की मृत्यु हो गई और कोई नेता, क्योंकि बड़ा नेता हाथ नहीं लगा रहा है, न योगी जी लगा रहे हैं, न मोदी जी लगा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं, एक चुटकी बजा दें ऐसे तो अभी अपराधी भीतर हो जाए, हर्जाना मिल जाए और उस परिवार को आज भी आधा तो उसका दुख कम ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और यही मैनपुरी की घटना नहीं है, एटा में घटना हुई, जौनपुर जिले में घटना हुई, वाराणसी में घटना हुई, कहाँ कहाँ नहीं घटनाएं हो रही हैं। हर इलाके में, हर राज्य में घटना हो रही है। एक नेता जो पिछलग्गू नेता है, इनकी क्या हैसियत है जरा बताइए। जब सत्ता की लगाम इनके हाथ में है, चाबी इनके हाथ में, तो ये कैसे ताला खोलने के प्रयास करेंगे? ये तो किराए के मकान में रहते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है, ये तो दूसरे के मकान में रहते हैं ना। और आपको मैं कह रहा हूँ, अपना मकान बनाइए और आगे आगे हम लोग चलेंगे, पीछे चलेंगे ठाकुर, ब्राह्मण, मौर्य, विश्वकर्मा। ये तो आपके चलाने के ऊपर निर्भर है कि आप कैसे चलाएंगे। आपकी हैसियत होगी, आपकी औकात होगी, आपकी क्षमता होगी तो आप ठाकुर को पीछे चला सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े रह जाएंगे। और करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है, अपने यही जितनी बातें हमने बताई हैं, इतनी बातों को समाज के सामने रख दीजिए। जो सवाल हो समाज का, उसका उत्तर हमसे लीजिए। समाज से हमसे बात कराई, मैं उसका प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बताइए। बिल्कुल जी, सही कह रहे हो। अब कोई सवाल हो किसी का तो वो हमसे पूछ सकता है। 15 तारीख को आएंगे जी हम। हाँ, यहाँ जौनपुर, मैनपुरी में। देखिए, आप
राहुल जी आए के अकेले और हम अकेले पहुंच के कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। और हम नहीं चाहते कि किसी के दुखों पर अपने नाम को, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया जाए। और युद्ध जब होता है ना तो बहुत से सैनिक घायल होते हैं, बहुत से लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और होता कुछ नहीं है, बाद में विजय या पराजय हाथ लगती है। तो अभी 5 साल तक अगर हम लोग इन सब चीजों पर ध्यान न दें, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने यादवों के ऊपर जो भी उस समय जुर्म हुए, सितम हुए, जो भी फंसाए गए, जहां भी घटनाएं हुई, मुलायम सिंह उस पर ध्यान नहीं दिए। वो केवल कहते गए एकजुट हो जाओ, सत्ता मिल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप पहले सत्ता प्राप्त करने के चक्कर में पड़िए, और सत्ता मिल जाएगी ना तो मैं बताऊं हाई स्कूल जो पास रहेगा उससे भी नौकरी देने की हम लोग क्षमता रखेंगे, समझ गए ना। लेकिन अगर हम लोग सत्ता नहीं पाएंगे तो बीए, बीएससी, एमएड क्या क्या करके बैठेंगे, पीएससी एकदम पूरा कंप्लीट करके बैठेंगे, कुछ होगा नहीं। ये सब डिग्रियां छीन लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि हरिजन समाज पहले शिक्षित हुआ कि पहले सत्ता पकड़ने का प्रयास किया? हाँ, देखिए मतभेद में बात हो रही है। एक लोगों ने कहा शिक्षा पहले किया, एक लोगों ने कहा सत्ता पकड़ने का काम किया। तो पहले बताइए, खूब सोच समझ करके, पहले उसने सत्ता पकड़ने का प्रयास किया कि पहले शिक्षा पाने का प्रयास किया? सत्ता पकड़ने का। अगर सत्ता, क्योंकि कांसीराम साहब ने यही कहा शिक्षा को दूसरे नंबर पर रखो, ठीक है, शिक्षा को दूसरे नंबर पर रखो, सत्ता को पहले नंबर पर रखो, तुम्हारा विकास न हो तो हमसे पूछना। लेकिन हमारा समाज कहता पहले शिक्षा को नंबर 1 पे रखो और राजनीति को, सत्ता को दूसरे नंबर पे रखो। तो कैसे होगा विकास? हैं? क्षत्रिय समाज बताइए, क्षत्रिय समाज नंबर 1 पे किसको रखता है? राजनीति को। जो शिक्षा में है उनको शिक्षा में भी आगे भेजता है, चूंकि राजनीति उनके हाथ में पहले से आ चुकी है। जो शिक्षा में, उसको शिक्षा में भी नंबर 1 पे भेजता है, और जिसके पास शिक्षा नहीं उसको राजनीति में घसीटता है। और अपने समाज में क्या है, शिक्षा थोड़ी भी है तब भी शिक्षक तरफ प्रेरित करो, पर भले हाई स्कूल 2 बार 3 बार फेल हो जाए। है? तो ये सब सोचिए आप लोग, कुछ करने का अगर मादा रखते हैं तो ये सब आपके हाथ में है। आप बताइए, सोच करके, कल्पना करके कि अगर इस तरह से मिशन चला दिया जाए, गांव-गांव के लोग जान जाएं, अपने प्रजापति लोग जान जाएं, तो क्या यह मिशन खड़ा हो सकता है? तो इसको करेगा कौन? हम सभी करेंगे। तो चलिए अगली मीटिंग अगले रविवार को रखिए और कम से कम 200 लोगों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है? ठीक है। तो और कोई सवाल अगर आप लोग, हाँ, अगली मीटिंग नोएडा में रखी जाएगी? कहीं भी रखिए, हम तो भाई हम लोग व्हाट्सएप पे रहेंगे, आप कहीं से भी बुला लीजिए, कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बात, दूसरी बात थी, किसी का कोई सवाल अगर हो इन सब मामलों को लेकर के, दिमाग में अगर कोई बात हो तो खुल करके अपने भाई समझ करके, ठीक है, आपने बातें की है, अपने ही नीति अपने ही समाज के लिए करिए जी, किसी अलग उसके लिए नहीं करिए, और हमारे हित में करिए सारी बातें अपने समाज की। अब देखिए, मेरा कहना ये है कि सिर्फ प्रजापति से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पहले प्रजापति लोग एक तो हो जाएं। अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो मैंने बताया ना, विश्वकर्मा भी को भी लिया जा सकता है, क्षत्रिय को भी लिया जा सकता है, मौर्य को भी लिया जा सकता है, सबको लेकर के चला जा सकता है। जब एक हो जाएगी तो सब हो जाएंगे। पहले यादव एक हुए तब आजम खान गए हैं, पहले हरिजन एक हुए हैं तब सचिस्तर मिश्रा गए हैं। ठीक है। और जब तक वो एक नहीं थे ना तो बहन जी दर दर की ठोकर खा रही थी, कांसीराम साहब भी जाके गांव गांव सबको जगा रहे थे। ठीक है, लेके बैठिए, थोड़ा मेरा चेहरा दिखाइए इन लोग को। तो और कुछ कोई सवाल किसी का नहीं है ना? अभी कितने लोग हैं वहाँ बैठे? हेलो जी बताइए राहुल जी। 15 तारीख को कह रही थी हमारे मैनपुरी। हाँ, मैनपुरी आने को 15 तारीख। आप लोग जाइए, हो आइए, मेरा जाना ठीक नहीं लग रहा है।
क्योंकि एक लीडर जाए उसके पीछे 10 लोग 15 लोग रहे तो कोई लीडरशिप नहीं मजा देता है। ठीक है, कम से कम समाज 1000 की तादाद में पहुंचे लीडर के पहुंचने पर, तब तो मजा आता है कुछ करने में। पंकज जी कह रहे थे हवन है 5 तारीख तक। हाँ ठीक है, जब समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो लोग कोई ब्रिजेश जी के चक्कर में है तो कोई आरती जी के चक्कर में है तो कोई फलाने के चक्कर में है, तो बताइए कैसे होगा। इनका खुद का कुछ नहीं है, दूसरे के मकान में लोग किराए पर रहते हैं। तो कोई सवाल नहीं है किसी का। नहीं, अगले संडे को लो भाई, तो ये भाई गाजियाबाद से आए हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं मुझसे ना? लो बात करो, 1 मिनट बात करो। तो रखा जाए। हाँ जी, नमस्कार जी। जय सर्वश्रेष्ठ। जय सर्वश्रेष्ठ। आज से आप लोग क्या कहेंगे एक दूसरे को? जय सर्वश्रेष्ठ। भूलेंगे तो नहीं? नहीं जी, आप नहीं देखिए, कोई हंसेगा, हंसने दीजिए, कोई सवाल करेगा इसी के आधार पर उसका उत्तर दीजिए। भाई लोगों ने उत्तर दिया है, कांसीराम साहब ने उत्तर दिया है, हरिजन समाज के लोगों ने उत्तर दिया है, यादव समाज के लोगों ने अपनी पार्टी को उत्तर दिया है जी। बिल्कुल, सवाल सामने से आएगा, उत्तर नहीं आपको आ जा रहा, बोल दीजिएगा हम कल आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप हमसे वार्ता करके फिर उनका उत्तर दे दीजिए। 24 वोल्ट चार्ज वाले मिलेंगे, आप 36 वोल्ट चार्ज होकर उनसे मिलिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, अरसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। आप खाली इसकी चर्चा को लगातार जारी रखिए, लोगों के दिमाग में आपकी बात बैठेगी, लोग समझना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन एक व्यक्ति के समझ में आ गया, वो 10 को जगा सकता है। चर्चा आज से ही चालू हो जाएगी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात।